है कि वोरा साहब आज मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी, तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि ये एक सांकेतिक रूप में कह दिया गया है कि वी 75 जो है वो एक टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद आप अपना मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। लेकिन और ये ऐसा नहीं है कि भागवत जी ने कहा जब मोदी साहब आए थे पावर में, उस समय उन्होंने भी अपने से सीनियर जितने भी लीडर थे वो सबको उन्होंने एक तरह से एडवाइजरी कमेटी, नॉन एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ एडवाइजरी कमेटी, जिसको वो मार्गदर्शक मंडल कहते थे, उसमें डाल दिया। और उसके बाद उनकी खबर भी नहीं ली। मार्गदर्शक मंडल की कोई मीटिंग होती है, उनकी कोई एडवाइजरी होती है, उनकी बात कोई सुनी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक मार्गदर्शक मंडल है, सांकेतिक रूप में यू आर आउट। तो उसी तरह से जब प्रधानमंत्री की बात आती है, तो कई बार ये होता है कि थर्ड टर्म मिल चुकी है, उसके बाद अब बेटर है कि अब आप रेस्ट करो। लेकिन अंदर से ही जो एक समर्थक हैं, जो जिनको अब भगत मंडली कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, 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 इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इनको चलते रहना चाहिए। इसके बारे में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर भागवत जी ने ये संकेत दे भी दिया है, तो क्या बीजेपी की एस्टेब्लिशमेंट उसको मानेगी? और अगर मानेगी, किस हद तक मानेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सत्ता की लालसा इतनी बड़ी है और सत्ता का जो सुख है, उस भोगने की आदत इतनी पड़ चुकी है। आपको पता है कि आप हर समय लाइमलाइट में हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, हर समय फ़ोकस दुनिया का आपके ऊपर है। तो आप कैसे वहाँ से चुपके से अलग हो जाएँगे? जिसको वो कहते हैं कि हमारा क्या है जी, हम तो झोला लेके चलते बनेंगे। वो जो झोला लेके चलते बना है, वो एक जुमला है। एक्चुअल तो सत्ता है, और सत्ता को छोड़ना इतना आसान बात नहीं है, वोरा साहब आप भी जानते हैं। छोटी-छोटी सत्ता के लिए लोग, ये तो भारत की प्रधानमंत्रीशिप है, 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व है। और जिस तरह से आप 70-80 कंट्री घूम रहे हैं, रोज़ कहीं न कहीं आप जा रहे हैं, कई बार बुलाए जा रहे हैं, कई बार बिन बुलाए जा रहे हैं, तो वो सारा कुछ चल रहा है, तो उसमें भागवत जी। और एक और चीज़ है, बीजेपी के अंदर पिछले, आपको पता है कि नड्डा साहब ने कह दिया था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, अब बीजेपी अपने बल पर सब कुछ कर सकती है। तो क्या बीजेपी के अंदर की जो लीडरशिप है, चाहे वो लीडरशिप जो है वो मंत्रिमंडल में है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर है, या पार्लियामेंट से बाहर, वो सब जो है वो मोदी के भगत ज़्यादा हैं, वो भागवत के भगत कम हैं। अगर भागवत असर्ट करेंगे या आरएसएस असर्ट करती है, तो हो सकता है कि एक तना-तनी या कशमकश जो है वो जग ज़ाहिर हो जाए, सामने आ जाए। और उसमें मुझे नहीं लगता कि अमित शाह और अ, मोदी वो आसानी से सत्ता को छोड़ देंगे। एक मैं और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो, दूसरे कंट्रीज़ में हम देखते हैं, प्राइम अपने अमेरिका की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कि आप 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्लियर। यानी आप 8 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकते वहाँ। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो अ, प्रधानमंत्रीशिप होती है या मंत्री बनना होता है, वो एक आपके प्रोफ़ेशन के साथ-साथ का काम है। आप डॉक्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप कुछ और भी कर रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री भी बन गए। सत्ता को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सेवा को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर सेवा एक संकेत है, असल में सत्ता है। तो वहाँ पर आप देखो, यंग लोग बनते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। अमेरिका में भी देखते हैं आप, इंग्लैंड में भी देखते हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार जो सत्ता में आता है, वो चिपक जाता है। और वो ऐसा चिपकता है, वो कहता है अब कुछ मर्ज़ी हो जाए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लोग मरवाने पड़ें, जंगें लगानी पड़ें, कुछ भी करना पड़े, मेरी सत्ता कायम रहनी चाहिए। तो इंडिया में सत्ता का एक रूप डिफरेंट है।
इसलिए मुझे लगता है कि चाहे भागवत सिंह ने ये बात से संकेत दी है, लेकिन मुश्किल है कि सत्ता जो है वो छोड़ करके ये चले जाएँ। अगर वो ओपनली ये बात कहते हैं, तो बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो तनातनी है, वो बढ़ सकती है, जो बीजेपी के लिए आने वाले इलेक्शनों में ठीक नहीं होगा। जी। सर, इसी मार्गदर्शक मंडल में 70 साल का बहाना बना के सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, जसवंत सिंह को भेजा गया, मुरली मनोहर जोशी को भेजा गया, आडवाणी साहब को किया गया, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको ये कह के भाई अब आप चले जाओ यहाँ से। तो जब खुद पे नाम आ जाए तो खुद को एग्जम्पशन देके बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं रूल दूसरों के लिए, बादशाह दूसरों के लिए रूल बनाता है, खुद के लिए रूल नहीं बनाता है। जब खुद पे ये तलवार लटकी तो होश आया कि भाई यार, जो खड्डा तो मैंने देखिए, दूसरे के लिए खोदा था, मेरे भी गौरव गिरने का साहब टाइम आ गया। ऐसा जी, है कि सत्ता में चिपकने के लिए आप अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन सामने लाते हैं। जी। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि पार्टी में तो काम कर सकता है, आप उसमें तो नहीं आ रहे हैं ना, पार्टी तो सत्ता नहीं है। हम्म। यानी सत्ता तो ये है कि आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, ये सारा कुछ है। वहाँ पर हम्म। सरकार की सत्ता है। एक हम्म। ये है इंटरप्रिटेशन कि अगर तभी होगा अगर आप मंत्री या दूसरे हैं वहाँ पर, क्योंकि जो आरएसएस की लीडरशिप है वो कोई मंत्री नहीं, हालाँकि उनको ज़ेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और सत्ता की भागीदारी वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी जब आरएसएस का चीफ चलता है तो आगे पूरा इंतज़ाम सरकारी होता है। लेकिन उसको वो सत्ता नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये तो सत्ता नहीं है, इसलिए हम तो 75 से ऊपर चलते रहें, लेकिन दूसरे लोग जाते रहें। तो ये चीज़ ये इसी तरह से जब ये लोग सत्ता में आए, इन्होंने कहा कि जी ये मार्गदर्शक मंडल में भेज दो 75 के बाद और खुद जो है वो चिपके रहो। तो इसलिए ये इंटरप्रिटेशन की बात है। हर बंदा अपने तरीके से दाँव खेलता है सत्ता में बने रहने के लिए। तो उसी का परिणाम है कि लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, चला भी नहीं जाता, हम देखते हैं लेकिन सत्ता से चिपके रहते हैं। देखो